Hi students, good morning. Myself Bipin Reshamwala. Today I am going to continue chapter number 4 of science, that is carbon and its compound. Last day we have seen regarding covalent bonds, and today in this video we are going to see many allotropes of carbon. Allotropes means के कार्बन के ही फॉर्म्स अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, तो इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे. ओके, एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड. Before starting today's topic, let's recall what we have seen yesterday regarding covalent bond. First of all, we are going to see the difference between ionic compounds and covalent compounds. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, डिफरेंस के फॉर्म में पूछते हैं. तो बहुत ही सिंपल से 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज नेचर. तो इसका नेचर कैसा है बच्चों? What kind of nature does ionic compound have? तो it is in solid form. Generally it is in solid form. Solid form में होते हैं. Whereas covalent can be in solid, liquid और gas. तीन फॉर्म में हो सकते हैं covalent compounds. ठीक है. Second one is boiling and melting point की बात करते हैं. Boiling and melting point. So it is having high melting and boiling point. Ionic compounds के high melting and boiling point होते हैं. Why? Because they are having strong force of attraction between them. Whereas तो इसका low melting and boiling point होता है covalent compound का, because they are having weak force of attraction between the two atoms. Third, electrical conductivity. Electrical conductivity. इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में नॉन कंडक्टर होते हैं. हमने देखा है सॉलिड स्टेट में जब होता है तो नॉन कंडक्टर होता है, बट फ्यूज्ड फॉर्म, फ्यूज्ड या तो मॉल्टन. मॉल्टन का मतलब या फ्यूज का मतलब जब उसको किसी में मिक्स किया जाता है, पानी में जैसे मिक्स कर दिया, नमक को पानी में मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे पानी के थ्रू, तो इलेक्ट्रिसिटी जरूर से पास होगी, बिकॉज आयोनाइजेशन होता है. जो Na और Cl के आयन है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो इसीलिए उसमें आयोनाइजेशन प्रोसेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. तो फ्यूज या मॉल्टन स्टेट में इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. फ्यूज या मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि ये जो है कंप्लीटली नॉन कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. एंड फोर्थ पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी यानी कि क्या ये कंपाउंड्स किसी में डिसॉल्व होते हैं? तो आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं. वाटर जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है. पोलर और नॉन पोलर क्या होता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के एंड में देखेंगे. तो वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है, इसमें डिसॉल्व होता है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो रहते हैं जैसे कि हो गया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब में डिसॉल्व नहीं होता, नॉट डिसॉल्व. वेरस उसमें उल्टा है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, इट डजंट सॉल्युबल इन वाटर बट इट डिसॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये जितने भी हमने देखे पेट्रोल, डीजल, ये सब ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक में ये डिसॉल्व होता है. ठीक है. तो ये 4 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन के हैं, मैं फटाफट से रिकॉल कर देता हूं. आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड. आयनिक के अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको तो NaCl हो गया, KCl हो गया, तो ये आयनिक कंपाउंड्स हो गए. ठीक है. जबकि कोवेलेंट की बात हम लोग अगर करें तो क्लोरीन हो गया, यहाँ पे वाटर हो गया, यहाँ पे खुद, देन मीथेन हो गया, CH4 हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड कल हमने सारे के एग्जांपल देखे थे. ठीक है. तो ionic compound, first of all nature, they are exist in solid state, whereas this one covalent compound can be exist in solid, liquid or gas state. Second one, boiling and melting point, it is having high melting point, it is having low melting point and boiling point. Electrical conductivity, ionic compound in solid state are non-conductor, while in fused or molten state they conduct electricity because of free ions present. Here no electricity is conducted because no free ions or electrons are present in the covalent compound. Fourth one, solubility. It dissolves, ionic compound dissolves in water. नमक को पानी में डालोगे वो dissolve हो जाएंगे. So it dissolves in water, that is polar solvent, but it does not dissolve in organic type of solvent, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह, इन सब में dissolve नहीं होगा. इसमें उल्टा है, it does not dissolve in water, but it dissolves in organic solvent like petrol, kerosene, diesel, etc. ठीक है.
तो 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन है, इसको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड अबाउट एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स के बारे में आज तक आपने शायद सुना ही नहीं होगा, पर इसको हम जानते हैं ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरह से। सो एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स आप किसके देख रहे हैं? कार्बन के देख रहे हैं, यानी फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन के और कौन कौन से फॉर्म्स है? तो पहले तो एलोट्रॉप क्या है? एलोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी। एलोट्रॉप्स कंपाउंड्स हैं, एलोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी। Allotropy is a property by virtue of which an element exists in more than one form, and each form has different physical property but identical chemical property. Allotrop में same chemical property but different physical property. केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टी यानी रिएक्शन करवाओगे ना तो वो सेम होगा, रिजल्ट सेम मिलेगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी जो अपीयरेंस होता है, दिखने में कैसा होता है, अपीयरेंस जिसको खास करके बोलते हैं, देन बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, तो ये सारी अगर चीजों की मैं बात करूं तो वो डिफरेंट होते हैं अलग अलग कार्बन के एलोट्रॉप्स में। सो these different compound are called allotropes. तो ऐसे different compound, the compounds having same chemical property but different physical property are called allotrop. This property is called allotropy. तो कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म। तो जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन थोड़ा हार्ड फॉर्म बोल सकते हैं इसको, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन सा है बच्चों? तो सबसे कॉमन है डायमंड, हीरा। ये कार्बन से ही बना हुआ होता है। देन ग्रेफाइट, पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट, एंड फुलरिन, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन फॉर्म और एमोर्फस फॉर्म, ये पहला फॉर्म, ये दूसरा माइक्रोक्रिस्टलाइन फॉर्म और एमोर्फस। एमोर्फस का मतलब होता है बच्चों शेपलेस या फॉर्मलेस। इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ऐसे कंपाउंड जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। तो ऐसे कौन कौन से बच्चों? तो कोल, कोल हो गया, कोलसे का कोई भी शेप होता है। लैम्प, ब्लैक, एंड चारकोल। कोल जमीन के अंदर से मिलता है, लैम्प ब्लैक जो दिया वगैरह जलाते तो उसका जो सूट होता है, जो काली सी उसकी जो परत जम जाती है, तो उसको लैम्प ब्लैक बोलते हैं। एंड चारकोल लकड़े को जलाने के बाद जो बच जाता है तो वो। तो इनके पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता, इसको आप घिसोगे ना तो इजीली घिस जाएगा। डायमंड को आप ऐसे हाथ से घिसने जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड। इस पूरे यूनिवर्स में डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नेचुरली ऑब्टेन होता है, ठीक है, नेचुरली। तो लेट्स सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, इन सब की प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायमंड के बारे में। डायमंड, हीरा, सदा के लिए डायमंड। जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। आपको याद होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? तो डायमंड का है ना। इतना ज्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब इसका ब्रिलियंस, आप डायमंड को देखोगे ना धूप में या नॉर्मल लाइट में, चमकता है डायमंड। तो क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन कई ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में मल्टीपल रिफ्लेक्शन आके होता है। तो ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो ब्रिलियंस है, जो चमक है, वो काफी ज्यादा है, ठीक है। इट इज क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड। हैवी एंड हार्ड होता है ये। हैवी होता है, वजनदार होता है, एंड हार्ड भी होता है। हार्ड तो कितना हार्ड? नेचुरली सबसे ज्यादा हार्ड है ये सब्सटेंस डायमंड।
इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। डायमंड के आजू बाजू आप लोग अगर वायर जोड़ दो, बैटरी से कनेक्ट करो, तो बैटरी में बल्ब अगर बीच में सर्किट में लगाओगे नहीं जलेगा, बिकॉज इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं इसीलिए। बट इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इतना ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है कि हीरे को पिघलने के लिए थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तब जाके वो पिघलना शुरू होता है। बॉइलिंग की तो बात ही छोड़ दो, बहुत ज्यादा इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। काफी ज्यादा हीट रेजिस्टेंट है ये, तो ये बहुत ज्यादा हीट रेजिस्टेंट हो जाएगा, फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है डायमंड का। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इट इज अ जायंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम इन विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हार्डनेस। ये एक कार्बन एटम है सपोज, तो एक कार्बन एटम जो है वो अपने से 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो कार्बन है वो दूसरे 4 के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक दो तीन चार, ये कार्बन है वो इसके साथ यहां पे, इसके साथ। तो ऐसे करते 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 इट फॉर्म्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है ना बच्चे, ज्योमेट्रिक शेप काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। इसको तुम हथौड़ी से तोड़ने की कोशिश करोगे ना, नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं टूटेगा। Moreover, a lot of energy is required to break the network of the strong covalent bond in the diamond crystal. अब ये बना तो कार्बन कार्बन बॉन्ड से। अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा कि कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, उसका बॉन्ड वीक होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये सीधा सीधा जॉइंट नहीं है, ये नेटवर्क फॉर्म में बनता है, इसलिए इसमें काफी ज्यादा हार्डनेस हो जाती है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, देयरफॉर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई। नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, बट डायमंड इसका स्ट्रक्चर की वजह से इसका हार्डनेस ज्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। Diamond can be prepared artificially by subjecting pure carbon to very high temperature and pressure. Artificial diamond, AD बोलते हैं उसको, artificial diamond, अमेरिकन डायमंड बोलते हैं ना, तो नकली डायमंड तो नहीं बोलेंगे, बट वो असली होते हैं, बट वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर उसको कार्बन को सब्जेक्ट करेंगे तो डायमंड क्रिएट होता है। दिस सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल, छोटे होते हैं, बट आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड। नेचुरल डायमंड से आप कंपेयर आजू बाजू में रखोगे ना, तो इतना ज्यादा आपको पता भी नहीं चलेगा कि नेचुरल कौन सा है और ये सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल कौन सा है, बराबर। सेकंड वन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये बच्चों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। बट ग्रेफाइट पेंसिल की लीड होती है, उसके आजू बाजू आप वायर ज्वाइन करके इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ग्रेफाइट में ऐसा क्यों होता है? कार्बन कार्बन ही जुड़े हुए हैं, बट इसमें जिस तरह से ग्रेफाइट के एटम्स कार्बन जो जुड़े हुए हैं वो मैटर करता है। तो लेट्स सी क्या मैटर करता है। इट इज अ ग्रेइश ब्लैक कलर ओपेक सब्सटेंस। ये ट्रांसपेरेंट है, वो कैसा है? ओपेक है, आर पार नहीं दिखता, ग्रेइश ब्लैक कलर है। इट इज लाइटर देन डायमंड, डायमंड से हल्का होता है वजन में, स्मूथ होता है, बट स्लिपरी टू टच। पेंसिल की लीड को आप टच करोगे तो स्लिपरी होता है वो, ठीक है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे हैं? लेट्स सी। बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट रेजिस्ट नहीं कर सकता, हीट कितनी भी पास करो हीट को पास नहीं होने देगा। बट ये इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह का इसका बॉन्डेज है उसमें। स्ट्रक्चर, a graphite crystal structure of the layer of the carbon atoms of the sheet of the carbon atom। ये कैसा बनता है? शीट की तरह। एक कार्बन जो है वो सिर्फ 3 के साथ जुड़ा हुआ है, बट कैसे जुड़ा हुआ है? एक यहां पे, एक यहां पे और एक नीचे। ये एक हेक्सागोन बन गया। वैसे ही सर सबके जो हैं वो इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा, यानी एक उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, इस तरह से लेयर है।
बट किस टाइप की लेयर है? हेक्सागन की। बट देखने वाली बात क्या है, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। अब ये जो वाला कार्बन है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो ग्रेफाइट तो 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? किसी के साथ नहीं। एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें है वो फ्री है, अकेला है, घूम रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दो इट इज कोवेलेंट कंपाउंड, though it is non-metallic compound, then also it conduct electricity because it has each कार्बन, हर एक कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वो बॉन्ड नहीं होता। दूसरी बात, ये जो एक दूसरे के साथ स्लाइड है ना, जैसे कि ये एक लेयर है हेक्सागन की और दूसरी लेयर है, तो जब ग्रेफाइट का इस तरह से लेयर जमती है ना एक दूसरे के साथ, तो ये ऐसे स्टिफ नहीं रह जाती, ये ऐसे स्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर, यानी एकदम ऐसे 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 नहीं करती, बट जरा सी स्लाइड करती है। इसलिए इसका नेचर जो है वो स्लिपरी टाइप का होता है, थोड़ा फिसलता है, थोड़ा स्मूथ होता है वो। तो ये जो लेयर है एक के नीचे जो दूसरी लेयर है वो स्लिपरी नेचर का होता है, क्लियर? इसलिए वो स्मूथ होता है। अब ऐसा क्यों होता है, स्लिप क्यों होता है? ये लेयर और ये लेयर के बीच में एक छोटा सा फोर्स लगता है, बहुत ही वीक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं वैंडरवल्स फोर्स। वैंडरवल्स फोर्स इसको बोलते हैं। ये फोर्स इन दोनों शीट्स के बीच में होता है। तो ऐसी बहुत सारी शीट्स होती है, एक के नीचे एक के नीचे एक, तो वो स्लिपरी नेचर का, इसलिए वो बन जाता है। The graphite structure consists of layer of carbon atoms or the sheets of carbon atom. Each carbon atom is a graphite layer is joined to 3 other carbon atom. डायमंड में 4, ग्रेफाइट में एक कार्बन दूसरे 3 के साथ जुड़ा हुआ होता है। By strong covalent bond to form a hexagonal rings, ये हेक्सागन बनता है, देख रहे हो आप लोग, हेक्सागन यानी 6-sided figure. However, the fourth electron of each carbon is free, which conduct electricity. जो चौथा कार्बन मैंने बताया, एक इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है ये, तो चौथा बच गया। अब इसकी बात करो अगर आप, तो एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक इसके साथ जुड़ा हुआ है और एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका भी एक बच गया। ऐसे हर एक कार्बन एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। The various layers of carbon atom in the graphite are held together by weak वैंडरवल फोर्स। ये फोर्स कैसा होता है बच्चों? वीक होता है, कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, काफी हल्का फुल्का फोर्स होता है। सो दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर एंड देयरफॉर ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। पूछ सकते हैं रीजन कि ग्रेफाइट क्यों स्लिपरी होता है? क्योंकि उसके बीच का जो फोर्स है वो काफी ज्यादा वीक होता है। वो फोर्स का नाम क्या है? तो वो फोर्स का नाम है वैंडरवल्स फोर्स, काफी वीक फोर्स होता है। एंड द थर्ड वन इज फुलरिन। ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, बाकी समझाया तो है। डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरिन। फुलरिन्स। अब फुलरिन क्या है बच्चों? ये आर्टिफिशियली मेड कार्बन का एलोट्रोप है। These are recently discovered allotropic form of carbon which are prepared by first by H.W. Kroto, then Smalley and Robert Koch. ये 3 जनों ने मिलकर डिस्कवर किया था बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन द वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो हमने देखा, ग्रेफाइट के ऊपर लेजर बीम को जब स्ट्राइक किया गया, लेजर पता है ना, लेजर तो ऐसे स्ट्रॉन्ग लेजर बीम्स होती है, तो लेजर बीम को जब ग्रेफाइट के ऊपर स्ट्राइक किया गया तो एक नया फॉर्म क्रिएट हुआ जिसको बोलते हैं फुलरिन। द फर्स्ट नॉन फुलरिन वाज C60। अब C60 का मतलब क्या है? कार्बन के 60 एटम से बना हुआ कंपाउंड, उसको बोलते हैं C60 विथ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ C70, और कोई कोई इसके अंदर छोटे छोटे C70 मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं। एंड ट्रेसिस कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 370 कार्बन एटम, और छोटे छोटे 370 कार्बन एटम्स की इसके अंदर कंटेंट रहते हैं। Fullerene, that is C60, was named Buckminster Fullerene. Buckminster Fullerene. Buckminster Fullerene, ठीक है।
Due to the resemblance in the structure of the geodesic domes designed and built by American architect Robert Buckminster Fuller. देखो ये फुटबॉल जैसा शेप दिख रहा है ना, फुटबॉल जैसा, तो उस टाइप का शेप जो होता है उसके जियोडेजिक डोम बनाई थी। डोम पता है ना, ऐसे ऊपर का डोम। तो वो डिजाइन की वजह से रॉबर्ट बकमिंस्टर फुलर ने इसका नाम क्या रखा, बकमिंस्टर, तो उसके नाम पे से गिराया गया। अब मैं आपको रफली एक स्ट्रक्चर बताता हूं। जैसे कि ये एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन यानी इसके सब जगह कार्बन 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 है। तो इसके आजू बाजू ऊपर नीचे जो स्ट्रक्चर होंगे ना वो पेंटागन के होंगे। पेंटागन यानी 5 साइड्स। ये हेक्सागन है, ये पेंटागन है, ठीक है। पेंटागन, 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 इस तरह से। और ऐसे करते करते ऐसे राउंड स्ट्रक्चर में बनता है और ये इस टाइप का जियोडेसिक डोम बनाता है। तो हेक्सागन आर अरेंज सराउंड पेंटागन एंड ईच पेंटागन, अब ये पेंटागन के बाजू में वापस हेक्सागन आएगा। इस तरह से एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। और इस जियोडेसिक डोम को क्या बोलते हैं, तो फुलरिन या तो फुलर्स बोलते हैं इसको। और किसके नाम पे से रखा गया, तो रॉबर्ट बकमिंस्टर फुलर के नाम पे से रखा गया, क्योंकि उसने इस टाइप का जियोडेसिक डोम बनाया था। जियोडेसिक डोम, डोम यानी छत जिसको बोलते हैं, ऐसा वो डिजाइन उसका ऐसा था। क्लियर दिस वन? नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेचर। कार्बन का नेचर कैसा है। तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द एलोट्रॉप। अच्छे से इसको पढ़ना, ये कोर्स में दिया नहीं है, डिलीटेड पोर्शन में रखा हुआ है। बट वी वॉन्ट बी टेकिंग एनी चांस, हम कोई चांस नहीं लेंगे। बोर्ड वालों का कोई भरोसा नहीं है। नाउ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन अब कार्बन की ऐसी तो क्या खासियत है कि पूरा का पूरा चैप्टर डाल दिया कार्बन के ऊपर। क्यों हाइड्रोजन का नहीं डाला, क्यों सोडियम का नहीं डाला, कार्बन का क्यों डाल दिया। बहुत सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग देखेंगे, उससे पहले जरा इंट्रोडक्शन। एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड नोन टुडे इज अबाउट 3 मिलियन। हो 3 मिलियन, 30 लाख कंपाउंड्स कार्बन के हैं। अब जैसे चौक की बात कर ले, CaCO3, तो C कार्बन है इसके अंदर, ठीक है। प्लास्टिक की बात कर ले, कार्बन है इसके अंदर। पेपर की बात कर ले, कार्बन है इसके अंदर। हर चीज, हमारे सराउंडिंग में मैक्सिमम चीज में कार्बन है, हम खुद कार्बन से बने हुए हैं। तो ऐसे 30 लाख, 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स हमारे सराउंडिंग में अभी तक मिले हुए हैं। जो नहीं मिले हो तो वो तो और भी बहुत होंगे। But now the question is which property of carbon is responsible for the formation of such a large number of carbon compound? इतने सारे कार्बन कंपाउंड बन क्यों गए। हमने सोडियम के तो इतने सारे कंपाउंड नहीं देखे, हमने हाइड्रोजन के तो इतने सारे कंपाउंड नहीं देखे, कार्बन के 30 लाख कंपाउंड कैसे बन गए अलग अलग करके। मेन फैक्टर दैट एनेबल कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं तो वो है कैटेनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं तो टेट्रावैलेंसी। और तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं तो इसका टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तीन प्रॉपर्टीज की। अब ये तीन प्रॉपर्टी ने तो कमाल कर दिया है। तो क्या कमाल किया, लेट्स सी। कैटेनेशन, सबसे पहले कैटेनेशन की बात करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट, मेनली कार्बन एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग straight or branching or ring structure of different sizes is called catenation. तो catenation क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, खुद से जुड़ जाता है, ऑफ कार्बन एटम्स
in form of long, straight or branched or ring structure। कैटेनेशन क्या है? तो ऐसी कार्बन की प्रॉपर्टी है जो कार्बन खुद से जुड़ता जाता है, अपने आप जुड़ता जाता है। और कैसी चेन बनाता है? या तो लंबी चेन बनाएगा, लॉन्ग चेन, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स। स्ट्रेट या तो ब्रांच चेन, ब्रांच यानी कि अलग अलग जगह, जैसे डायमंड में हमने देखा ऊपर नीचे कार्बन, ग्रेफाइट में देखा ऊपर नीचे कार्बन। या तो रिंग स्ट्रक्चर, गोल गोल स्ट्रक्चर भी आते हैं, रिंग यानी कि हेक्सागन, पेंटागन, ये सब स्ट्रक्चर भी आते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन बहुत ही आइडियल एलिमेंट है। कार्बन शो मैक्सिमम कैटेनेशन इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग C2C बॉन्ड। एक तो छोटी साइज का है, कार्बन है 6 नंबर, बहुत ही छोटी साइज का ये एटम है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कार्बन जब कार्बन से जुड़ता है तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। हमने कोवेलेंट बॉन्ड देखे, कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, बट कार्बन जब कार्बन से जुड़ता है ना तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बट ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। हेंस स्टेबल, इसलिए वो स्टेबल रहते हैं। एलिमेंट दैट अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा और कोई ऐसे नहीं है जो करता है, ऐसा करते हैं। सल्फर करता है, सिलिकॉन करता है, बट ये सिलिकॉन जो है 7 से 8 चेन तक ही बना सकता है, बस उसके बाद नहीं, उसके बाद वो अनस्टेबल हो जाता है। तो 7 से 8 या तो सल्फर जो है 6 से 7 तक बनाता है, उसके बाद ये अनस्टेबल, लंबी चेन वो स्टेबल रह नहीं पाएगी। जबकि कार्बन में हमने देखा 60, 70, 80, 90 तक जाता है, वो और भी ज्यादा जाता है, इसलिए वो स्टेबल है। Also the tendency to show the property of self-linking, there is catenation, but to much lesser extent। ये कैटेनेशन दिखाते हैं, कैटेनेशन यानी चेन्स बनाते हैं, बट काफी शॉर्ट चेन्स बनाते हैं। ड्यू टू लेस बॉन्ड एनर्जी और स्ट्रेंथ, इसके अंदर स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती, या बॉन्ड जो बनते हैं उसकी बॉन्ड की जो कैपेसिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। जबकि कार्बन में ऐसा नहीं है, कार्बन लंबी चेन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर बाय सेल्फ लिंकिंग कार्बन टू कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। सेकंड, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी हमने देखा, टेट्रा, बच्चा टेट्रा यानी कि, हाँ टेट्रा, टेट्रा टेट्रा 4, टेट्रा यानी 4। कार्बन बिलोंगिंग टू 14th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा है तो 14th ग्रुप में आता है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 6 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4। 6 उसका एटॉमिक नंबर है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है। Thus it has 4 electrons in the outermost shell, hence its valency is 4, 4 valency इसकी। That is capable of bonding or pairing with 4 other carbon atoms or with the atom of some other monovalent element like hydrogen, halogen group यानी क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। मोनो एटम का मतलब क्या होता है बच्चा, पता है? मोनो एटम यानी सिंगल, H हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, यानी अकेला एटम, मोनो। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, ऐसा। तो अकेले एटम के साथ हमने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था। एक कार्बन की 4 वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है? तो 4 हाइड्रोजन सेटिस्फाई करते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया था? CH4, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लंबी या ब्रांच चेन बना सकता है तो टेट्रा वैलेंसी। पहली कौन सी थी? कैटेनेशन थी। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, एक से ज्यादा बॉन्ड, अलग अलग तरह के बॉन्ड बना सकता है कार्बन। कैसे? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कार्बन है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन कार्बन खुद, by sharing more than one electron pair with its own atoms or with atoms of other like oxygen, nitrogen, sulfur। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। कार्बन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करेगा, हमने कार्बन का ऑक्सीजन के साथ देखा था, CO2 जो बनता है तो कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक ऑक्सीजन के साथ तो दूसरी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाता है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है। दूसरे एटम्स के साथ भी ऐसा करता है और खुद के साथ भी ऐसा करता है। कार्बन 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो वो भी कैसे आगे हम लोग देखेंगे।
As a result, it can form a variety of compound that are exceptionally stable. इसलिए कार्बन वेराइटी ऑफ कंपाउंड बनाता है. अब जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकाल के मैं सल्फर कर दूं तो नया कंपाउंड बन जाएगा. तो ऐसे कंपाउंड्स कई सारे बने हुए हैं, नेचुरली अकरिंग है और ये काफी ज्यादा स्टेबल भी है. ओके, नाउ सो दैट वाज रिगार्डिंग द वर्सेटाइल नेचर. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था, इसको ध्यान में रखना आप लोग. नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक एक मिथ है, यानी एक अजीब विश्वास है लोगों में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन होता है. नो डाउट, सही है. बट हर एक कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग ऑर्गेनिक हो जरूरी नहीं. तो कौन से ऑर्गेनिक है कौन से नहीं है उसके बारे में देखते हैं. द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स. कार्बन जब ऑक्साइड बनाता है तो वो कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सॉल्ट्स, इन तीन को छोड़ के, यानी ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को छोड़ के. ऑक्साइड यानी जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ लिंक करता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे हो गए. कार्बोनेट्स के साथ यानी CO3 के साथ जब कनेक्ट करता है. हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी HCO3 के साथ जब कनेक्ट करता है. तो जब इनके साथ कनेक्ट करता है तब जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाता. इसके अलावा कार्बन जिन जिन कंपाउंड में है, जैसे कि मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, केरोसिन, पेट्रोल, ये सभी को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है. These compounds were initially extracted from natural substance, and it was thought that these carbon compounds could only be formed within the living system. ऐसा पहले माना जाता था कि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग यानी हम जैसे या जीव जंतु जो होते हैं, लिविंग सब प्लांट, पौधे वगैरह, उनमें से ही ये मिल सकता था और किसी में से नहीं. ऐसा पहले माना जाता था. Thus, it was postulated that vital force was necessary for its synthesis. Vital force, vital यानी कि कुदरत का करिश्मा, भगवान की मेहर, अल्लाह की दुआ, ऐसा. वाइटल फोर्स, एक चमत्कारी शक्ति की जरूरत होती है जिसकी वजह से ही ऐसे कंपाउंड बन सकते हैं. पहले ऐसा माना जाता था. इन 1828, 1828 में जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच वोहलर जर्मनी से बिलोंग करता था, एक्सीडेंटली प्रिपेयर यूरिया बनाया. यूरिया का फॉर्मूला देख लेना, NH2CONH2. यूरिया पता है क्या होता है? हमारी बॉडी में बनता है. हमने देखा था किडनी स्ट्रक्चर में यूरिन में बनता है यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब. तो यूरिया जो है वो लिविंग बीइंग के अंदर ही बनता है ऐसा माना जाता था. बट उसने तो एक्सीडेंटली बना दिया, गलती से बन गया. कैसे बन गया? फ्रॉम अमोनियम साइनाइड. अमोनियम साइनाइड में से, when he was trying to prepare ammonium cyanide by heating ammonium sulfate and potassium cyanide. अमोनियम साइनाइड NH4Cl को जब पोटेशियम साइनाइड के साथ वो मर्ज कर रहा था तो बनाना तो था उसको अमोनियम साइनाइड का, बट बन गया क्या? यूरिया बन गया, NH2CONH2. ये अचानक ये O कहां से आ गया? एटमॉस्फेयर से आ गया था. Thus synthesis of urea discarded the vital force theory. तो ये जो यूरिया बन गया, पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो यूरिया है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग यानी कि जो जिंदा लोग है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें ही बन सकता है. बट ये जो मिथ थी वो इस एक्सपेरिमेंट ने खारिज कर दी. यानी कि ऐसा नहीं है कि कार्बन वाले कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा चीजों में से ही बन सकती है, ऐसा नहीं है. सो दैट वाज ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या नहीं है? जिन जो ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वो ऑक्साइड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. इसके अलावा सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे. और जो मिथ थी कि
जो कार्बन कंपाउंड है वो नेचुरली ही ऑब्टेन होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बनाए भी जा सकते हैं। नाउ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, नाम से ही पता चलता है हाइड्रो एंड कार्बन, तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, सिंपल। जैसे कि CH4, C2H6, C2H6, C2H2 एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है। These are the simplest organic compound and are regarded as a parent organic compound. मीथेन जो है ना, मीथेन, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन हो, इनको बोलते हैं पेरेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, पेरेंट। पेरेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसे कंपाउंड में से बहुत सारे दूसरे अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। All the compounds are considered to be derived from them by replacing one or more hydrogen atom by other atoms or the group of atoms. अब जैसे ये देखो, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब सोचो कि अगर ये H रिएक्शन करके H को मैं निकाल के अगर यहाँ क्लोरीन आ जाए, डेफिनेटली क्लोरीन आ सकता है क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, हाइड्रोजन की भी 1 है, तो H रिप्लेस करके क्लोरीन अगर आ जाए तो कंपाउंड तो चेंज हो गया। अब ये CH4 नहीं होगा, ये क्या होगा, CH3Cl, ये हो जाएगा CH3Cl, इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं एक क्यों, इसको भी निकाल सकता हूं, इसको भी निकाल सकता हूं, इसको भी निकाल सकता हूं, तो एक कंपाउंड चेंज हो जाएगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं एक एटम भी रिप्लेस करता हूं तो कंपाउंड चेंज हो गया, दो चेंज करूंगा तो भी चेंज हो जाएगा, तीन तो भी चेंज, चार करूंगा तो भी चेंज। और ऐसा नहीं कि एक ही में कर सकता हूं, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, यहां आयोडीन, यहां पे फ्लोरीन, तो नया ही कंपाउंड बन जाएगा। और हो सकता है ऐसा, जरूर हो सकता है। तो कार्बन का ये वर्सेटाइल नेचर है कि इतने सारे अलग अलग एटम्स या सेम एटम्स को ज्वाइन करवा सकता है अपने साथ, ठीक है। The hydrocarbons can be classified as saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. तो दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स अपने पास मौजूद है इस मार्केट में, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो बराबर देखना, ये कार्बन चैप्टर शुरू हो चुका है, मजा आएगा इसमें। थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बन जाएगा, बहुत मजा आने वाली है। क्लियर दिस वन। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड टाइप के हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग कल से देखेंगे, नए वीडियोस में हम लोग देखेंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़ना, ध्यान देना, वीडियोस को अच्छे से रेगुलरली देखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।